देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण आपका कितना हो जाता है? कुल 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उनमें से अगर एक कोण 70 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि 180 माइनस 70 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 110 डिग्री। तो आपको पता रखना है कि संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और पूरक कोण अगर आपसे बोला जाए तो वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 70 डिग्री का संपूरक कोण तो कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि आपसे इस तरीके से पूरा पूछा जा रहा है कि 0.06 है बटा नीचे, क्योंकि हमें तुलना किससे करना है? 25 से तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। और वैल्यू किस में पूछा जा रहा है? प्रतिशत में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे जो है कितना आएगा? 100 आएगा, जो कि ये 100 से कट जाएगा। हल करेंगे तो आपका पॉइंट में परसेंट में वैल्यू आएगा, तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट तो 60 आएगा। तो 25 दूनी 50, 10 बचा तो 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि 0.24% आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया कि यदि √x/144 बराबर 27/12 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिर्फ जो है √x बटा क्या लिख सकते हैं? √144। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। है बराबर आपका कितना दिया गया है? 27/12 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? √x रहने देंगे इसी तरीके से। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो ये रीजनिंग और आपका मैथ दोनों में ये आपको मदद करेगी। तो यहाँ पर जो है √x/12 बराबर आपका कितना हो गया? 27/12। तो 12 से 12 यहाँ पर आपका चला जाएगा। √x है तो इधर जब अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 का स्क्वायर बन जाएगा। और 27 का स्क्वायर कितना होता है? तो 27 का स्क्वायर 729 होता है, यानी कि 729 होता है। तो ये आपका क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट और आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस दोनों क्या है? बराबर यानी कि इक्वल है। यानी कि जो शंकु और बेलन की ऊंचाई है वो भी आपस में बराबर है, और शंकु और बेलन की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो भी क्या है? आपस में बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है? तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। अनुपात किससे हमें चाहिए? बेलन के आयतन से। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है? पाई r²h। अब क्या करेंगे? रेशियो पूछा जा रहा है तो जो कटेगा वो काट देंगे। तो पाई से पाई आपका चला जाएगा। दोनों की त्रिज्या यानी कि बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है, तो यहाँ भी r² है, यहाँ भी r² है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान थी। और दोनों का ऊंचाई भी समान है, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऊंचाई भी कट जाएगा। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ पर से आपका 1:3 यानी कि 1:3 आएगा। कितना आएगा? 1:3। तो यहाँ पर आपका 1:3 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 817,354 यानी कि 8,17,354 में 8 और 5 के आंकिक मानों का यानी कि फेस वैल्यू का योग ज्ञात कीजिए यानी कि सम ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका क्या हो जाता है? प्लेस वैल्यू। क्या हो जाता है? प्लेस वैल्यू। एक आपका क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। एक आपका क्या हो जाता है? फेस वैल्यू हो जाता है। फेस वैल्यू हो गया यानी कि जैसे यहाँ पर आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू आपसे बोला जा रहा है, तो 8 का जो है फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का जो है फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू बोल दिया जाता, अगर यहाँ पर
फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू बोल दिया जाता तो 8 का प्लेस वैल्यू आपका कितना हो जाता है यहाँ पर से, तो 8 लाख हो जाता है, यानी कि 8 पर कितना 5 शून्य, तो ये आपका क्या हो जाता है 8 का प्लेस वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फेस वैल्यू क्या है 8 और 5 का, 8 और 5 ही है, दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो दोनों का योग आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 8 5 13 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है काफ़ी तरीके से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो है एक तरीका तो आपका ये हो जाता है कि ट्री मेथड से बना ले, या फिर रेशियो मेथड से बना ले, या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 10%, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, सॉरी 10% नहीं 5%, और कितने साल के लिए ये जो है ब्याज लगता है, तो 2 साल के लिए ब्याज लगता है। तो अगर 1 साल में 5% ब्याज लगता है तो कुल 2 सालों में कितना ब्याज लग जाएगा, तो 10%। तो यहाँ पर 10% का वैल्यू कितना दिया गया है रुपये में, 50 रुपये दिया गया है। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना होगा। तो पहले साल में भी तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और दूसरे साल में भी 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, लेकिन ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जब 2% को 1% में चेंज करना होता है तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है, a + b + a × b/100 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि जब 2% को 1% में चेंज करना हो तो ये फार्मूला लगाया जाता है। यानी कि a का भी वैल्यू 5 है, b का भी वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 + 10 प्लस 5 × 5 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 25 चौक 100। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 + 0.25 होगा, यानी कि कुल मिलाकर 10.25% है। ये क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर यहाँ पर साधारण ब्याज कुल मिलाकर 10% था, लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है 10.25% लग रहा है, तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 से 0 चला जाएगा तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपये। तो हमें कितना चाहिए 10.25% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 25 × 5 = 125, यानी कि 25 1 बचा, 10 बचे 50 1 कामन, यानी कि 51.25 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया इस तरीके से। अगर आप इसे ट्री मेथड से बनाना चाहते हैं, किससे, ट्री मेथड से नहीं तो रेशियो मेथड से। किससे, रेशियो मेथड से हम लोग देख लेते हैं। रेशियो मेथड में मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला था, वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेशियो मेथड काफ़ी वहाँ पर बेहतर तरीके से बताया है। तो यहाँ पर जो है रेशियो मेथड का मैंने 2 साल का एक रेशियो बताया था, जिनमें 2 साल का रेशियो क्या बनता है 2 रेशियो यानी कि 2:1 बनता है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर 1 साल में 5% ब्याज लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5%। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 का भी 5% लेंगे, तो 5 का भी 5% कितना हो जाएगा 0.25% होगा। कितना होगा 5 का भी 5% 0.25% होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इधर गुना करेंगे, इधर क्या गुना करेंगे, बाकी क्या कर देंगे सभी को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 0.25%। जोड़ने पर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 10.25% आएगा। यानी कि 10% का वैल्यू 50 रुपये था तो 1% का वैल्यू 5 रुपये। तो हमें क्या चाहिए 10.25 का पैसा चाहिए, यानी कि इतने प्रतिशत का पैसा चाहिए। तो क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा वापस से आपका 51.25% आएगा। तो ये आपका हो गया रेशियो मेथड। ये आपका हो गया बेसिक मेथड। रेशियो मेथड चाहिए तो आप ट्री मेथड से भी बना सकते हैं, सभी से आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न नहीं बनता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक फुल प्लेज वीडियो डाला था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 4 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताया है। जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो कॉस को जब साइन में चेंज किया जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 59 डिग्री को साइन स्क्वायर
क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 31 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो है कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर कॉस थीटा 59 है, कॉस थीटा अगर हम यहाँ पर कॉस 59 लिखते हैं 59 डिग्री, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 59 डिग्री। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 31 डिग्री लिख सकते हैं। ये जो है आपको इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि हम लोग कॉस स्क्वायर 59 डिग्री को साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं। आपको ये जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से ये निकलता है, लेकिन आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट इस तरीके से करना है कि कॉस किस में चेंज होगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ये जो आपका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, दोनों जो है डिग्री क्या है, समान है। तो क्या हो जाएंगे, वैल्यू 1 होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि इतने का अंक में 7 का आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू। तो मैंने इसी वीडियो में बताया कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो कितना हो जाता, आपका 7 लाख हो जाता, यानी कि 7 पर कितना हो जाता, 5 शून्य। ये आपका क्या होता, प्लेस वैल्यू होता। लेकिन आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, जो कि टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल उसके हिसाब से कितना दिया गया, 864 मीटर स्क्वायर दिया गया। कट रहा है जो, तो काट लेंगे यहाँ पर से, कितना बार में चला जाएगा, 14 छक 84, 2 बचा 6 चौक 24, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 144। तो भुजा कितना आ जाएगा यहाँ पर से, यानी कि साइड की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो स्क्वायर है, इधर अंडर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट 144 किसका मान होता है, तो 12 का मान होता है। तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। यानी कि उस घन के भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि साइड का जो आपका लेंथ है वो कितना है, 12 मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो भुजा का क्यूब यानी कि कितना का, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब आपका कितना आता है, 1728 आपका होता है, यानी कि 1728 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस घन का आयतन टोटल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और आप जो है हमेशा 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब जरूर याद रखिएगा, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक क्यूब। लेकिन कुछ और अंक होते हैं जैसे कि 11 का क्यूब, 12 का क्यूब और 21 का क्यूब। ये काफ़ी सारे में जो है इस तरीके का 11 का, 12 का और 21 का क्यूब पूछा जाता है। तो ये 3 क्यूब ही एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, खास करके रेलवे में। तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का एक कोण उसी समानांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के 2 गुना से 18 कम है यानी कि 18 लेस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी समानांतर चतुर्भुज में, कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पैरेलल और इक्वल, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कोण उसके जो है समानांतर कोण के 2 गुना, यानी कि जो सबसे छोटा कोण है उसके समानांतर कोण जो है छोटे वाले कोण से 2 गुना से 18 कम है। तो अगर हम लोग कोई भी कोण मान ले कि अगर ये सबसे छोटा कोण है,
वो कोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो उसके समानांतर कोनों का क्या बोला जा रहा है, उसके समानांतर कोण के इस कोण से दोगुना से यानी कि 2x से 18 डिग्री कम है, ये आपसे बोला जा रहा है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, इसके जो पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग इस बड़े वाले कोण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 18, 3x - 18 डिग्री। और टोटल जो है एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं सम, तो कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3x बराबर 180 + 18 तो कितना हो जाएगा, 198 डिग्री। x बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3 × 18, 3 × 18 यानी कि 66 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटे कोण का मान नहीं, बड़े कोण का मान चाहिए। तो बड़ा कोण कितना था, 2x - 18 यानी कि 66 में क्या करेंगे, पहले तो 2 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 132। उसमें क्या करेंगे, 18 माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 12 गया, 6 और जाएगा यानी कि 114 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो है समानांतर चतुर्भुज के बड़े वाले कोण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x + y बराबर 75 डिग्री बोल सकते हैं, 75 या फिर कोई भी मान है। और यहाँ पर दिया गया है कि sin x रेशियो sin y बराबर कितना, 1/√2 रेशियो 1/2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का रेशियो में वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि sin x का मान यहाँ पर एक तरीके से कितना दिया गया है, 1/√2 दिया गया है। तो साइन जो है कितने थीटा यानी कि कितने डिग्री का मान साइन में 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। आप हमेशा जो है साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कॉसेक का 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक का सारा जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारा आपका डिग्री याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है साइन 1/√2 का कितने का मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है। और यहाँ पर जो है ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से यक्स का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पर साइन वाई का वैल्यू कितना दिया गया, हाफ दिया गया। तो यहाँ पर से जो है वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन वाई बराबर हाफ है, तो साइन की यानी कि कितने डिग्री का मान हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। यानी कि x बराबर 45 डिग्री और y बराबर कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर x + y भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 30 75 होता है, यानी कि सही है बिल्कुल ये। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इनका रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि 45 और 30 का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 15 × 45, 15 दूनी 30 आएगा, यानी कि 3:2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 3 वर्षों के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8% और 10% वार्षिक है। तो 3 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाला कुल ब्याज रुपये में, यानी कि कुल जो ब्याज होनी चाहिए वो राशि में होनी चाहिए, वो कितनी है। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे रुपये में पूछा जा रहा है। तो अगर पहले साल में 6% का ब्याज लगता है, दूसरे साल में 8% का, तीसरे साल में 10% का ब्याज लगता है, तो कुल मिलाकर उन 3 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो कुल मिलाकर 8 6 14 10 24% कुल मिलाकर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इन 3 सालों में कुल मिलाकर 24% ब्याज लगेगा। तो ये तो परसेंट में आपका ब्याज है, लेकिन हमें रुपया में चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, राशि का, यानी कि 800 रुपये का 24% निकालना होगा। यानी कि इस तरीके से कि 800 का 24% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हल कर लेंगे, 2 शून्य चला जाएगा, 24 8 आपका कितना हो जाएगा, 192 रुपया होगा। यानी कि उन 3 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 192। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4।
7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतना तक हल करने पर आपका कितना आ गया था 0, तो 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 पुरुष और शामिल कर लिए जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस दल में मूलतः जो है कितने पुरुष शामिल थे, यानी कि पहले कितने पुरुष थे। तो हम लोग मान लेते कि पहले आदमियों की संख्या कितनी थी, यक्स थी, यानी कि बोल सकते कि नंबर ऑफ मेन जो है कितना थे, नंबर ऑफ मैन जो है पहले कितने थे, यक्स थे, हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि कुल कार्य बराबर होता है मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आदमियों की संख्या हम लोगों ने क्या मानी, यक्स मानी, और कितने दिनों में काम करते तो 70 दिनों में काम करते, ये आपका क्या हो गया, कुल काम हो गया। लेकिन फिर बाद में बोला गया कि 10 पुरुष को और शामिल कर लिया जाए, यानी कि अगर पहले यक्स पुरुष थे तो अब कितने पुरुष हो जाएंगे, यक्स प्लस 10। अगर 10 पुरुष को और शामिल कर लिया जाए तो क्या बोला जा रहा है, 10 दिन जो है क्या हो जाते, काम पहले पूरा हो जाते। तो पहले जो है कितना दिन में काम पूरा हो रहा था, तो 70 दिन में। तो अब 10 दिन कम लगेगा तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इधर भी आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, मैन टोटल आदमियों की संख्या, इधर क्या है दिनों की संख्या, इधर भी टोटल वर्क इधर भी टोटल वर्क, दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे, हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, 0 0 चला जाएगा, इधर से 7 यक्स, इधर से 6 यक्स, तो इधर भेजेंगे तो 7 में से आपका 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 यक्स में से 6 यक्स जाएगा तो यक्स बचेगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर 10 × 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 60, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 60, यानी कि पहले जो आदमियों की संख्या कितनी थी, तो 60 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या खुद में कितना प्रतिशत होती है, तो 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि 100% से 30% कम क्या कितना है, 70 के बराबर है, यानी कि 100 में से 30% कम तो कितना हो जाएगा, 70%। किसके, 70% के बराबर कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 चला गया, 7 7 आपका कितना होता है 49, यानी कि 49 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ये जो आपके नंबर दिए गए फ्रैक्शन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या होगा। तो एक तो आपका इस तरीके के प्रश्न में एलसीएम पूछा जाता है, एक आपका एचसीएफ पूछा जाता है। एलसीएम जब आपसे बोला जाता है तो ऊपर वाले जितने भी नंबर है उनका क्या ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है, और नीचे जो भी संख्या है उनका एचसीएफ ले लिया जाता है। लेकिन जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे या फिर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एलसीएम बोला जाए तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम बोला जा रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 6 × 5 × 2 होगा। बाकी तो आपका यहाँ पर चला ही आया है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया ऊपर वाले चारों संख्याओं का, यानी कि 3 4 5 6 का एलसीएम हो गया। और नीचे ये जो है 2 6 8 10 का क्या लेना, एचसीएफ यानी कि महत्तम लेना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 6 8 10 का, तो 2 हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 2 चला गया, 6 बचे आपका कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये जो है मैंने एलसीएम जो है ऊपर वाले में ये मैंने जो है शॉर्टकट तरीका लगाया। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप नॉर्मल जो है जिस तरीके से आपको एलसीएम निकालना आता है उस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। आपका एलसीएम जो आएगा 6 5 30 दूनी 60 एलसीएम आएगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं कॉपी पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।